नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, एचपी पुलिस हो, क्लरिकल हो, जीबीटी टेट कमीशन हो, टीजीटी टेट कमीशन हो, जहाँ पर भी आपको हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो वहाँ पर आने वाले सभी सवालों को लगभग हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं पहले हिंदी के बारे में, हिंदी दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित सवाल भी आपको एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, हिंदी की अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है आपका वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया और उसकी लिपि हम जानते ही हैं कि देवनागरी है। तो इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका जो है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो उस तिथि को याद रखने के लिए हम 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। दोनों ही सवाल बहुत जरूरी है। सवाल देखा जाए तो 3 से 4 हो गए आपके। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर, दूसरा विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। तीसरा सवाल, भारत के संविधान में हिंदी को कब जगह मिली? 14 सितंबर 1949 को। और कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है? 343। एक्चुअली 343 से 351 में भाषाओं का जिक्र है। देखिए, एक ज़रूरी सवाल ये भी कि हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है। हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। कई बार एग्जाम में आ जाता है सवाल ये कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और जो हिंदी है ये कुछ एक स्टेट्स की प्रथम लैंग्वेज है, यानी कि प्रथम भाषा है, और कुछ एक राज्यों की द्वितीय भाषा है, जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, एचपी, दिल्ली, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार, इन सभी जगह पर जो है हिंदी वो प्रथम भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जबकि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ इसे द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हिंदी और संस्कृत की लिपि आप जानते ही है देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, और उर्दू की अगर आपको आए तो हो सकता है आपको ऑप्शन में अरबी हो या हो सकता है फारसी हो। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन करनी है, क्योंकि उर्दू के केस में अलग अलग जगहों में ये अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। तो अरबी या फारसी ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं आपको, तो उसमें से आपने चूज़ करनी है। तो जो आपकी बंगला, पंजाबी, गुजराती भाषाओं की लिपि का विकास जो हुआ है वो आपका ब्रह्मी लिपि से हुआ है। तो ये थी हिंदी दिवस के बारे में या फिर भारत के संविधान में इसके आने के बारे में कुछ एक बातें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी। देखिए, जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपसे कहती हूँ कि किसी भी भाषा का की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? वो होती है आपकी ध्वनि से। तो सबसे पहले इंसान ने बोला होगा, सबसे पहले उसने ध्वनि निकाली होगी, ठीक है। उसके बाद ध्वनि निकालने के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे शब्दों को बनाया होगा, शब्दों को बना के फिर धीरे धीरे आपकी वाक्यों को बनाया होगा और फिर धीरे धीरे आपकी भाषा बनी। ये सब जो चीज़ें हुई ये हुई आपके मौखिक रूप में। फिर जब भाषा को डॉक्यूमेंटेड किया जाना था तो उसके बाद क्या आए? उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेड किया जाना था तो सबसे पहले क्या लिखा गया? तो सबसे पहले जो है आपके वर्ण लिखे गए। वर्णों के मेल से शब्द बने, शब्द ही आपके पद होते हैं और उनके मेल से वाक्य, और फिर अंत में बनी आपकी भाषा। तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पर आपके बन जाते हैं। कौन कौन से? आपसे पहला सवाल पूछा जाता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी कि मौखिक भाषा जो आप मुंह से बोल रहे हैं, जो आप भाषा बोल रहे हैं, उसमें से सबसे छोटा आप क्या कर सकते हो? सबसे छोटा हम यही कर सकते हैं कि हम कोई ध्वनि निकाल सकते हैं। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा हम ध्वनि निकाल सकते हैं। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी आपकी ध्वनि। और जब आपने उसको डॉक्यूमेंट किया, जब आपने उसको लिखना शुरू किया, तो सबसे छोटा आपने क्या लिखा जिसको आप और ना तोड़ सके? वो हमने वर्ण लिखे, और वर्ण से ही बनी आपकी वर्णमाला। और वर्णमाला में हम जानते हैं ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, स्वर और व्यंजन में। तो वर्णमाला जब आपकी बन गई तो वर्णों को जब आपने सार्थक रूप से रखा, वर्णों के सार्थक रूप को हम कहते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक रूप से हम क्या समझते हैं? मैंने लिखा आ और म, तभी बना ये आम। अगर मैं वर्णों को यूं ही जोड़ देती म आ, इसका कोई सार्थक रूप नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वर्णों को जब सार्थक रूप से आप अरेंज करते हैं वही आपका शब्द होता है। और शब्द और पद एक ही चीज़ होती है, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करेंगे हम वाक्य की। वाक्य क्या होते हैं? देखिए, वर्ण से आपका शब्द बन गए। शब्दों, जो आपके शब्द हैं वो जब उन्होंने एक सार्थक समूह बनाया, एक व्यवस्थित समूह बनाया, उसे हमने कहा वाक्य। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा गाय घास, मैंने कहा गाय घास पीती है,
गाय घास पीती है। आप इस वाक्य को देखें तो सभी के सभी जो शब्द है वो कैसे हैं, सार्थक है, सही है। गाय भी सही है, घास पीती, चारों के चारों सही है। पर क्या वाक्य सही है? नहीं, वाक्य सही नहीं है, क्योंकि हमने शब्दों के समूह को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा। हमें कहना चाहिए था गाय घास खाती है, तभी ये वाक्य आपका सार्थक होता। तो ध्वनि है आपकी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण है आपका लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। और अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी आपने जवाब वर्ण में ही देना है। तो वाक्य बना, और वाक्य जब वाक्यों का समूह बना और उसके बाद बन जाती है आपकी एट द एंड भाषा। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, भाषा। देखिए क्लरिकल के पेपर में इसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से लिखना था। वहां पर 3-4 ऑप्शन थी और ये आगे पीछे थे आपके, तो इनको आपने क्रमबद्ध तरीके से लिखना था। तो सबसे पहले ध्वनि आई, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर आपके आखिर में बनी भाषा। आपसे पूछा जाते हैं किस तरह के सवाल। ये जो सवाल है आपका पहला सवाल, ये लास्ट ईयर आपका फॉरेस्ट आर्ट के पेपर में पूछा गया था। उसमें डायरेक्ट पूछा गया था आपका कि भाषा के कितने रूप होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो भाषा के जो आपके रूप होते हैं वो होते हैं आपके 2। कैसे? एक होती है आपकी मौखिक भाषा और दूसरी होती है आपकी लिखित भाषा। ये पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो एक होती है आपकी मौखिक भाषा और दूसरी होती है आपकी लिखित भाषा। देखिए जब भी आप कोई लेक्चर सुनने बैठ रहे हैं तो सजेशन यही है कि पेन और कॉपी आप साथ लेके बैठें, ताकि कुछ मेन पॉइंट्स जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकें साथ साथ में। तो भाषा के रूप 2, मौखिक और लिखित। अगला सवाल है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बताया, वो है आपकी ध्वनि। ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है आपकी वर्ण। अगला सवाल है कि भाषा का सार्थक रूप क्या है, कि किसी भाषा को आप सार्थक कब बोलेंगे? जब उसके वर्ण सही होंगे, शब्द सही होंगे, पद सही होंगे, या वाक्य सही होगा। तो एक भाषा आपकी सार्थक तभी बनेगी जब आपका वाक्य पूरा का पूरा सही होगा। तो भाषा के अभिव्यक्ति के रूप 2, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और भाषा का सार्थक रूप आपका होता है वाक्य। बड़े जरूरी सवाल हैं ये, अक्सर पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं हम वर्णमाला की तरफ। देखिए वर्णमाला हमें पता है, वर्णमाला 2 भागों में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। यही हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वरों की। ये आपकी पूरी वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करेंगे स्वरों की। देखिए स्वरों की परिभाषा क्या है? स्वर कौन से होते हैं? स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनको बोलते समय हमारा मुख बंद नहीं होता, या जिनका उच्चारण बिना वाग यंत्रों की टकराहट से स्वतंत्र अवस्था में हो, यानी कि आपकी जीभ इधर उधर नहीं टकराती है स्वरों को बोलते समय। या फिर वे जो सिर्फ इंडिपेंडेंट रूप से बोले जाएं, उन्हें बोलने के लिए व्यंजनों की आवश्यकता आपको नहीं पड़े, वही होते हैं आपके स्वर। यानी कि जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता ना लेने पड़े, स्वतः ही वो बोले जाएं, जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता, वे होते हैं आपके स्वर। देखिए आज तक जो हमने पढ़ा है स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे टोटल अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, अंग, अह, ये आपके हैं कुल 13। पटवारी के लास्ट टू लास्ट पेपर में पूछा गया था कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 13। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी कहा कि स्वर वो होते हैं जो व्यंजनों की सहायता के बिना बोले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अंग और अह में ग की आवाज और ह की आवाज आ रही है, तो इस कारण इन्हें स्वरों से अलग कर दिया गया और ये कहलाए आपके अयोगवाह। अयोगवाह बड़ा जरूरी सवाल आपसे पूछा जाता है, अयोगवाह कितने होते हैं, या निम्न में से अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह हैं आपके अंग और अह। हालांकि आप यहाँ देख रहे हैं कि री भी आपका, इसमें भी र की आवाज आ रही है, पर हर एक भाषा में जो है आपका कुछ डाउट्स तो होते ही हैं, तो री को स्वरों के अंतर्गत रखा गया। तो आपसे अगर पूछा जाए स्वरों की कुल संख्या, तो आपने जवाब देना है 13, लेकिन कुल संख्या ना लिखे, सिर्फ स्वरों की संख्या लिखी जाए तो आप कहेंगे 11, अ आ इ उ री ए ए ओ औ। तो ये थे आपके स्वर। अब देखिए स्वरों में और क्या सवाल पूछे जाते हैं आपसे। आपसे पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर निम्न में से कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, संयुक्त या प्लुत स्वर कौन से हैं। तो स्वरों के अंतर्गत ही हम कुछ एक भेद पढ़ लेते हैं। पहला है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, यानी कि किस स्वर को बोलने के लिए कितना समय लगता है, उस आधार पर ये मेन बटे हैं 3 हिस्सों में, या कुछ एक बुक्स में आपको उन्होंने लिखा होगा 4 हिस्सों में। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। देखिए जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगे वे होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। जिन्हें बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगे वे होते हैं दीर्घ स्वर, और जिन्हें बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय लगे वे होते हैं आपके प्लुत स्वर। तो हमारे 11 स्वरों में से देखते हैं कौन किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपका जरूरी टॉपिक है। तो सबसे कम समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है वो है आपके अ, इ, उ और री। ये 4 हैं आपके ह्रस्व स्वर। इसके अलावा इन्हें ध्यान से सुनिएगा, मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। किन स्वरों को? ह्रस्व स्वरों को। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। अ, इ, उ और री आपके ह्रस्व स्वर हैं, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। एक क्लरिकल के पेपर में आपसे सवाल पूछा गया था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उसका जवाब दिया था 11।
कि जी मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, पर नहीं, मूल स्वरों की संख्या होती है 4, अ, इ, उ और री। इसके अलावा इन्हें मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला दीर्घ स्वर, जिसे बोलने में रस स्वर से दुगना समय लगता है। ये 2 हिस्सों में बंटे हैं, दीर्घ और संयुक्त। कुछ बुक्स में आपको संयुक्त अलग से मिलेगा, पर अदरवाइज ये जो संयुक्त स्वर है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आपका आ जाता है। तो दीर्घ स्वर में जो आपके आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं आपके आ, ई और उ, और बाकी के जो बचे आपके वो आते हैं आपके संयुक्त स्वर में, ए, आई, ओ, औ, ये आते हैं आपके संयुक्त स्वर में। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर, सजातीय स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनको दीर्घ स्वरों को गुरु, सजातीय और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। देखिए जो संयुक्त स्वर है, मैंने आपको बताया इन्हें ए, आई, ओ, औ होते हैं आपके। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? अगर आपने पहले संधि पढ़ी है तो आप देखेंगे कि ये जो ए है ये हम कैसे बनाते थे, ये हम बनाते थे अधन ई से बनता है ए, या फिर हम ओ कैसे बनाते थे, अधन उ से। तो इसीलिए ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। और इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है और विजातीय स्वर भी कहा जाता है। देखिए ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर जो हैं आपके, ये बने होते हैं 2 स्वरों से। जैसे कि अगर आप, मैंने कहा आ एक दीर्घ स्वर है तो अ जमा अ से ही तो आ बना है। अगर मैंने कहा ई एक दीर्घ स्वर है तो ये इ जमा इ से बना है। अगर आपने दीर्घ संधि में पढ़ा हो, ये अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे इसे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने कहा दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ, ई और उ। ये किससे बने हैं आपके? ये बने हैं अ जमा अ, इ जमा इ, उ जमा उ। दोनों एक ही जाति के हैं, इसीलिए दीर्घ स्वर को कहा जाता है सजातीय स्वर। लेकिन अगर आप ए को देखें या आई को देखें तो वो देखेंगे ये वो अ जमा ई या अ जमा ए या अ जमा उ से मिलकर बने हैं, और उनकी जाति कैसी हुई, अलग अलग हुई, इसलिए उन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है। तीसरा आता है आपका प्लुत स्वर, जिसे बोलने में रस स्वर से तिगुना समय लगे, और ये जो आपने देखा होगा ये होता है आपका प्लुत स्वर। इनका प्रयोग जो है अब हिंदी में नहीं किया जाता। अगर आपको सवाल आएगा इसे तो इस तरह का ही आएगा कि संस्कृत के मंत्रों में कौन से स्वर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, तो वो इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर ये आपके ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी कुछ एक भेद है जो हम डिस्कस करेंगे, वो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर एक जनरल आइडिया आपको उनका होना चाहिए। लेकिन जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो ये आपका ज़रूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं आपके 4, अ, इ, उ और री। इन्हें मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ, ई, उ। इन्हें गुरु, सजातीय और द्विमात्रिक कहा जाता है। और आ बनता है अ जमा अ से, ई बनता है इ जमा इ से, उ बनता है उ जमा उ से। तो ये मतलब सेम जाति से बने हैं, इसलिए सजातीय। संयुक्त स्वर ये भी ए, ए, ओ, औ, ये भी 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, लेकिन दोनों की जातियां अलग है। अ जमा ई से ए बन रहा है, तो इसलिए ये विजातीय स्वर कहलाए, या फिर इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। फिर तीसरा आता है आपका प्लुत स्वर, जिनका जो है हम प्रयोग संस्कृत के मंत्रों में करते हैं। आगे देखते हैं। जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 3, अग्र, मध्य और पश्च। देखिए जीव का भाग अगर देखें तो कितने होते हैं जीव के हमारे भाग? अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, वही है आपके अग्र, मध्य और पश्च। जो इ, ई, ए और री है, इन्हें बोलने के लिए हम अपनी जीभ का अगला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अग्र स्वर। अ अकेला है, जिसे बोलने के लिए हम अपनी जीभ का बीच वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये मध्य स्वर। और पच में बाकी के जो बच जाते हैं आपके आ, उ, ओ, औ, ये सभी आ जाते हैं आपके पक्ष में। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3, अगर, मध्य और पक्ष। अगर में ई, ए, री, मध्य में अ और पक्ष में आ, उ, ओ, औ। तो एक स्लाइड आइडिया होना चाहिए इनके बारे में आपको, ताकि एग्जाम में अगर आ भी जाए तो आप इन्हें कर सकें। अगला है आपका उष्टाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो वो होते हैं 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। देखिए आप स्वरों को जब बोल रहे हैं तो या तो आपका मुंह बिल्कुल गोल सर्कल की तरह होगा या आधा खुलेगा काजू के जैसे। तो उष्टाकृति के आधार पर स्वरों के भेद 2, वृत्ताकार। वृत्ताकार कब होगा आपका मुंह, किन स्वरों को बोलते समय होगा? ये होगा आपका उ, ओ, औ। इन 4 को बोलते समय आपका मुंह वृत्ताकार होगा, और बाकी जो रह गए आपके अ, आ, ई, री, ए, इन्हें बोलते समय आपका मुंह आधा सा खुलता है, अवृत्ताकार। तो उष्टाकृति के आधार पर स्वरों के भेद 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आगे चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, यानी कि आपका मुख जब स्वरों को बोल रहे हैं तो कितना खुल रहा है, खुलता हुआ प्रतीत होता है, या आधा खुल रहा है, या बंद होता हुआ प्रतीत हो रहा है, या आधा बंद हो रहा है। तो देखिए जो विवृत होता है आपका शब्द, इसका मतलब होता है खुलना। तो जिन स्वरों को बोलते समय आपका मुंह खुल रहा होता है, वे स्वर आपके विवृत के अंदर आएंगे, और इसमें आपका एक ही आता है आ। बोलते समय आपका मुख खुलता हुआ प्रतीत होता है। अ,
ए और औ औरत वाला औ, इन्हें बोलते समय आपका जो मुंह है वो आधा खुलता हुआ प्रतीत होता है। संवृत का अर्थ होता है बंद होना, तो जिन स्वरों को बोलते समय आपका मुंह बंद होता हुआ प्रतीत हो वो होते हैं आपके संवृत स्वर। तो इसमें आते हैं ई उ और री। और अर्ध संवृत यानी कि आपका मुंह आधा बंद होता हुआ प्रतीत होता है, उसमें आता है आपका ए और ओ। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप इसको और बाद में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है व्यंजन। तो देखिए जब हम स्वरों की बात कर रहे हैं तो स्वरों में आपका क्या क्या जरूरी है, जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो आपका पूछा जाता है स्वरों की कुल संख्या कितनी है, या पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाता है अंग और अह क्या है, अयोगवा है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, रस्व दीर्घ और पलुत होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपसे वो है 4। आपसे पूछा जा सकता है मूल स्वरों की संख्या, वो भी है 4। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके अ इ उ री को छोड़ के जो बाकी सारे हैं वो आपके द्विमात्रिक स्वर हैं। दीर्घ और संयुक्त वाले ये दोनों आपके द्विमात्रिक स्वर हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सजातीय कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर सजातीय हैं, संयुक्त स्वर विजातीय हैं। तो इस तरह के सवाल और बाकी पोर्शन में से सवाल मैंने बहुत कम देखे हैं आते हुए, पर एक स्लाइट आइडिया जो है वो मैंने आपको इसका दे दिया है। अब चलते हैं व्यंजनों की तरफ। तो व्यंजनों में जो सबसे पहले हम देखते हैं कि क से शुरू होता है, क से लेकर म तक। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ये अगर आप देखें तो 5-5 के ग्रुप में डिवाइडेड है और हर एक वर्ग का जो पहला है उसके नाम से उस वर्ग को जाना जाता है। जैसे कि ये आपका क वर्ग कहलाएगा पूरा, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। अगर आपको वर्णमाला याद नहीं होती है तो क च ट त प याद रख लीजिए, बाकी पीछे का तो हमें वैसे भी बचपन से रटाया ही गया होता है। क चट तप आपने याद रखना है। देखिए इन स्वरों को इन व्यंजनों को जो है वो कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों? क्योंकि इन व्यंजनों का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ आपके मुख के किसी न किसी अन्य हिस्से को टच कर रही होती है, इसलिए कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। उसके अलावा इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया इन्हें वर्गों के रूप में बांटा गया है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 25। देखिए व्यंजन की परिभाषा आप जानते ही होंगे। व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन वे होते हैं, वे ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनका लेखन तो आप स्वतंत्र अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ कि व्यंजन ऐसी ध्वनियां होती हैं जिन्हें आप लिख तो सकते हैं स्वतंत्र रूप में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्वतंत्र रूप में, हलंत आएगा इनके नीचे, लेकिन बोलने के लिए मुझे स्वर चाहिए। मुझे क बोलने के लिए क प्लस अ करना पड़ेगा, तभी बनेगा ये क। अ की आवाज आती है पीछे से। तो ऐसी ध्वनियां जिनका लेखन, जिन्हें लिख तो सकते हैं आप इंडिपेंडेंट, पर बोलने के लिए हमेशा आपको चाहिए स्वरों की सहायता लेनी होगी। तो अगर आपको शुद्ध रूप से लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे? ज और उसके नीचे हलंत, त और उसके नीचे हलंत, और जब वो मिल जाता है स्वर के साथ तब हम उसको पूरा क या पूरा च लिखते हैं। तो ये है आपके स्पर्श व्यंजन। देखिए हर एक वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है इसे हम नासिक्य भी कहते हैं। इसे हम नासिक्य भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो आपकी नासिका नाक से होता है, इसलिए इन्हें नासिक्य भी कहते हैं। और साथ ही साथ स्पर्श व्यंजन तो ये है ही। अब ये जरूरी सवाल है, आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। आगे चलते हैं। म के बाद आपका आ जाता है य र ल व। य र ल व जो है आपके, ये कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों? क्योंकि अगर आप बोल के देखें य र ल व तो आप देखेंगे कि इनका उच्चारण जो है वो शरीर के आंतरिक भागों से होता है, आंतरिक भागों से उच्चारित होते हैं ये वर्ण, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन। फिर आते हैं श श स ह, ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्योंकि अगर आप बोल के देखें वर्णों को तो आपको प्रतीत होता है कि आपके मुख से थोड़ी सी ऊष्मा निकल रही होती है, इसलिए कहलाते हैं ये ऊष्म व्यंजन। क्षत्र ज्ञ, ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों? क्योंकि इन ये जो क्षत्रज्ञ है और इसमें आपका त्र भी आ जाता है, त्र त्रिशूल, ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। और बड़ा ही जरूरी सवाल, हर जेबीटी चाहे आपका टैट हो, कमीशन हो, ये इस तरह का सवाल आपका देखा ही जाता है। तो हम देखेंगे कि क्षत्रज्ञ किससे मिलकर बने हैं। क्ष की अगर आप बात करें, क्ष बना है आपका क श से। क श से, क आप देख रहे हैं कि मैंने हलंत में लिखा है और श पूरा लिखा है, क्योंकि जब आप क्ष बोलते हैं तो क्ष आप क श क अ श अ नहीं कहते, आप क्ष कहते हैं। अ की आवाज किससे आ रही है? अ की आवाज आ रही है आपकी श के साथ। या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं क हलंत श हलंत अ, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। तो क्ष बनता है क और श से, क और श से। जो त्र है आपका, वो बनता है आपका त र से, या फिर त र अ। उसके बाद है आपका ज्ञ, हम इसे शुद्ध रूप से जह पढ़ते हैं, जह जह, क्योंकि जब आप देखें ये किससे मिलकर बना है तो आप देखेंगे ये ज और यह से मिलकर बना है, या आप इस रूप में लिखे इसे जह, ज और यह जह। और उसके बाद आता है आपका श्रमिक। श्रमिक का श्र जो है वो श और र से मिलकर बना है। तो ये थे आपके संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपने वर्णमाला में ये जरूर देखे होंगे
अक्सर इस्तेमाल होने वाले पढ़ना लड़ना, इसमें ड और ढ का इस्तेमाल होता है। ये कहलाए जाते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत का मतलब ऊपर, क्षिप्त का मतलब झटके से नीचे की ओर फेंकना। तो ड़ और ढ को जब आप बोलें तो आप देखेंगे आपकी जीभ पहले ऊपर उठती है और झटके से फिर नीचे आ जाती है। और इसके अलावा इन्हें द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है। आपको पूछा जाता है कि निम्न में से द्विगुणी व्यंजन कौन सा है, तो ड़ और ढ आपके द्विगुणी व्यंजन है। उसके अलावा कई बार आपसे पूछा जाता है कि संघर्षी और स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं। संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, देखिए संघर्षी की बात करें तो ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में दो अंग आपके मुंह में इतने समीप आ जाते हैं कि हवा को दोनों के बीच से घर्षण करके निकलना पड़ता है। जैसे कि आप ख, ग, फ, व, ज, श कहें तो ये आपके आते हैं संघर्षी ध्वनियों में, संघर्षित ध्वनियों में, जिसमें से वर्ण को निकलने के लिए घर्षण करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो एक तो आपके ये वाले श, पेट का श, स, ह यानी कि ऊष्म व्यंजन, ये आपके संघर्षी होते हैं। इसके अलावा आपके ख, ग, फ, व, ज नहीं कह रही हूँ मैं, ज कह रही हूँ, नीचे नुक्ता लगा है, ये भी आपके संघर्षी ध्वनियों में या संघर्षी वर्णों में आते हैं। एक तो आपके ऊष्म व्यंजन, उसके अलावा ख, ग, फ, व और ज, ये आपके आते हैं संघर्षी में। और जो स्पर्श संघर्षी हैं ये ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका आरंभ तो स्पर्श से होता है लेकिन अंत झटके के साथ होता है। जैसे कि इसमें आते हैं आपके च, छ, स, झ। अगर आप देखें तो इनका जब उच्चारण करते हैं हम तो शुरू में तो स्पर्श से शुरू होता है लेकिन अंत जो होता है वो झटके के साथ होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पहले स्पर्श होता है फिर संघर्ष होता है। जबकि संघर्षी में दो अंग इतने समीप आ जाते हैं कि हवा को दोनों के बीच से घर्षण करके निकलना पड़ता है, इसीलिए संघर्ष ध्वनियां कहते हैं इन्हें। आजकल सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से संघर्षी या निम्न में से स्पर्श संघर्षी कौन है। तो संघर्षी मैंने आपको बताया ख, ग, फ, व, ज और ऊष्म, श, पिट, श, स, ह, ये संघर्षी हैं। और स्पर्श संघर्षी हैं आपके च, छ, स और झ। उसके अलावा आपके सघोष, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण के बारे में हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं, पर एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको 3, 4, 5 कहा था, 3, 4, 5 कौन से होते हैं। देखिए ये वाले 3, 4, 5, हालांकि ये पूरा वर्ग है लेकिन जब हम सघोष, अघोष या अल्पप्राण महाप्राण की बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो उस केस में ये 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली लाइन, ये पहली लाइन है आपकी। तो सघोष, अघोष, देखिए उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, या फिर यहाँ पे लिख के आ सकता है गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वो होते हैं आपके 2, सघोष और अघोष। स होता है सहित, घोष होता है गूंज। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आता है टॉपिक जल्दी में, तो आप दूसरा वीडियो भी हमारा जो है वो अपलोड कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो सहित, घोष सहित वो होते हैं सघोष, यानी जिन्हें बोलने में गूंज निकल रही होती है आपकी कंठ से, वो कौन से होते हैं 3, 4, 5 और यर, लव, ह और सभी के सभी स्वर। 3, 4, 5 में कौन आता है आपकी, जैसे 3 की लाइन है वो है आपकी ग, ज, ड, द, ब। 4 की है घ, झ, ढ, ध, भ। और 5 की लाइन है ण, यह, ण, न, म। उसके अलावा यर, लव, ह और सभी स्वर। अघोष में आते हैं आपके 1, 2 क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ। उसके अलावा श, पिट, शो और स आपके आते हैं सघोष, अघोष में। सघोष यानी कि जिन्हें बोलने में गूंज निकल रही है, और अघोष यानी जिन्हें बोलते समय गूंज नहीं निकलती। जैसे कि आप य कह के देखें तो गूंज निकल रही है आपके कंठ से, जब श कह रहे हैं तो कोई गूंज नहीं निकल रही है। ये फर्क होता है सघोष और अघोष में। आगे बात करते हैं श्वास के आधार पर वर्णों के भेद, यानी कि किस वर्ण को बोलते समय श्वास ज्यादा निकल रहा है, किसे बोलते समय श्वास कम निकल रहा है। ये भी उस वीडियो में है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं। तो श्वास के आधार पर भी वर्णों के भेद होते हैं 2, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण कौन से होते हैं, जिन्हें बोलते समय आपके जो श्वास है आपके मुख से वो अल्प यानी कम निकलता है, वो अल्पप्राण। जिनमें ज्यादा निकलता है वो महाप्राण। तो 1, 3, 5 ये आपके आते हैं अल्पप्राण में। 1, 3, 5 यानी क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, ण, यह, ण, न, म। उसके अलावा आपके यर, लव और सभी स्वर। महाप्राण में कौन आते हैं आपके, महाप्राण में आते हैं 2, 4 ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, ढ, ध, भ और श, पिट, श, स, ह। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है। तो अल्पप्राणों की संख्या अगर आप यहाँ देखें तो अल्पप्राण यहाँ पे आपके 5 नहीं 15 हैं, 15 + 4 और उसके बाद आपके स्वर हैं 11। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 30 और ये हैं आपके 10 + 4 ये हो जाते हैं 14। तो 30 होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं 14। और अगर आप सघोष, अघोष की बात करें तो ये थे आपके 5 3 15, 15 प्लस आपका है 5, 5 + 15, 15 + 5, 5 + 11 ये है आपके 31। और अघोष में जो है वो है आपके 10 + 3 13। तो ये थे आपके सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ये भी बहुत जरूरी है, हालांकि यहाँ पे मैंने बहुत कम बताया है आपको। डिटेल वीडियो के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्णमाला में उच्चारण स्थान। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी वर्णमाला आपने याद रखनी हो तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपके कंठ से बाहर की तरफ आना है। सबसे पहले होता है आपका कंठ, कंठ से बाहर को निकले तो तालु, उससे बाहर मुर्दा, जो खुरदरा हिस्सा है वो मुर्दा, फिर दांत, फिर उसके बाहर आपके होंठ आते हैं, फिर उसके बाद नासिका।
कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं तो कंठ तालु, कुछ कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं तो कंठोष्ठ, और कुछ दंत और ओष्ठ दोनों से कहे जाते हैं तो दंतोष्ठ। आपने क च ट त प इसी लाइन में चलना है तो पूरा का पूरा जो आपका स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, अगर कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ याद रह गया, क्रम में याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने कंठ से बाहर की ओर जाना है। और क च ट त प हमें याद रहते हैं तो पूरा का पूरा वर्ग ही उसी से कहा जाता है। उसके बाद अगर आप य में देखें, तालु से शुरू करें तो य र ल, एक अकेला ही है जो दंतोष्ठ से बोला जाता है, वो है आपका व। फिर श, फिर से आपने तालु से शुरू करना है, श पेट कटा श, और स, और ह अपने आप में बताता है कि मेरी आवाज ह कंठ से आ रही है। उसके बाद अगर बात करें स्वरों की तो कंठ से शुरू होते हैं, आ ई उ अपने आप में ही बता देता है कि मेरा उच्चारण ओष्ठ से होता है। री में भी देखें तो आपकी जीभ किसको टच कर रही है, आपकी मुर्दा को। ए ओ अ, ये ऐसे हैं, ए का अकेले हैं जिनका उच्चारण कंठ तालु से होता है, ओ अ ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। तो इसके साथ ही आपके उच्चारण स्थान भी खत्म होते हैं। अगर यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आ रही है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप हमारा डिटेल वीडियो देखें, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें से वर्णमाला के छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें से आजकल जो है सवाल अक्सर आ रहे हैं। जो सवाल मैंने पिछले 1 साल में देखे हैं वो पूछे गए थे आपके किससे, वो पूछे गए थे आपके बलाघात से, आपके नुक्ता से, आगत से, और आपके द्वित व्यंजन से, व्यंजन गुच्छ से, और र का रूप। तो ये इनमें से सवाल पिछले 1 साल में अलग अलग पेपर्स में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ये 2-3 टॉपिक और हैं तो उनसे भी आ सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ स्वर गुच्छ क्या होता है। स्वर गुच्छ होता है जहां 2 या 2 से अधिक स्वर परस्पर निकट रहते हुए भी आपस में मिलते नहीं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मैंने लिखा, क्या पढ़ रहे हैं आप इसे, कई कई कई, यानी अ और ई की आवाज आ रही है, कई। मैं और एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने कहा आपसे जनेऊ, जनेऊ, तो 2 कौन से स्वर हैं जो परस्पर मिल रहे हैं, ए और उ, एऊ मिल रहे हैं। मैंने आपसे कहा आइए, आइए, ई और ए स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो यही होते हैं आपके स्वर गुच्छ। हो सकता है आपको पेपर में ऐसे 3-4 ऑप्शंस आएंगे और कहेंगे कि इसमें से स्वर गुच्छ कौन सा है। तो 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में मिल रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनका उच्चारण कर रहे होते हैं तो अलग अलग सुनाई देते हैं वो। जैसे कि मैंने कहा आईना, आईना, तो आ और ई इकट्ठे हैं लेकिन अलग अलग सुनाई, स्वर इकट्ठे हैं आईना के लेकिन अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। मैंने कहा आपसे रोइए, रोइए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 स्वर इकट्ठे हैं, ओ ई और ए। मैंने कहा आपसे रोइए, 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 3 स्वर इकट्ठे हैं। मैंने कहा आपसे अगुवाई, तो उ आ और ई ये इकट्ठे हैं लेकिन जब बोल रहे हैं अगुवाई, तीनों स्वर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं, तो यही होता है आपका स्वर गुच्छ। व्यंजन गुच्छ क्या होता है आपका, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं। कैसे, मैंने कहा आपसे क्यारी, क्यारी, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे ये क हलंत में है और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं व्यंजन गुच्छ। इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है। मैंने कहा आपसे स्टेशन, या मैंने कहा आपसे स्मारक, तो आप देखेंगे स और म इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, ये दोनों क्या है, ये हैं व्यंजन गुच्छ। अगर मैंने कहा आपसे क्रम, तो क और र, क्रम का क और र, क्रम, तो क और र, क्रम, तो ये है आपके व्यंजन गुच्छ जिसमें 2 व्यंजन आपस में एक साथ एक श्वास के साथ एक ही झटके में बोले जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके द्वित व्यंजन क्या होते हैं आपके, ये आपका पूछा गया था जेबीटी में। द्वित व्यंजन जो होते हैं, मैं आप सवाल पूछा गया था कि निम्न में से द्वित व्यंजन कौन से हैं। देखिए द्वित व्यंजन भी आपके व्यंजन गुच्छ की ही तरह होते हैं। व्यंजन गुच्छ भी एक हिसाब से उन्हें कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे गन्ना, तो द्वित व्यंजन वे होते हैं जिसमें कि 2 सेम व्यंजन एक साथ होते हैं, पर एक होता है आपका आधा यानी हलंत में और एक होता है पूरा। जैसे कि गन्ना, या फिर मैंने कहा आपसे पत्ता, तो 2 त दिख रहे हैं। मैंने कहा आपसे दिल्ली, तो 2 लॉ दिख रहे हैं आपको और एक आधा है और एक पूरा है। ये होते हैं आपके द्वित व्यंजन। फिर आपका रॉ के रूप कौन से होते हैं, देखिए रॉ के जो होते हैं वो 2 रूप होते हैं। एक होता है आपका रेफ रूप, रेफ रूप, दूसरा होता है आपका पदेन रूप। क्या मतलब है इनका, मैंने कहा पर्व, या फिर मैंने लिखा ग्राम। यहाँ पे रॉ ये है और रॉ ये है, यही है रॉ का रेफ रूप और पदेन रूप। पदेन रूप देखा जाए तो 2 होते हैं। ये आपका जैसे कि ट्रक में इस तरह का ट्रक अगर आप लिखें तो ट्रक में आपका ये वाला ट्रक लिखा जाता है, और अगर आप ग्राम देखें तो ये वाला रॉ होता है, और अगर आप गर्व देखें तो 3 तरह के रॉ होते हैं। ये 2 कहलाते हैं पदेन रूप जो पद में यानी कि नीचे रहते हैं, और दूसरा रे रूप जो कि रूफ पे रहते हैं। अगर आप देखें तो ये है रॉ के रूप। फिर आता है आपका बहुत ज़रूरी आगत और नुक्ता। देखिए जब हिंदी भाषा भारत में जब अलग अलग देशों से शासक आए शासन करने के लिए, तो अपने साथ वो अपनी भाषा भी लाए, और जब वो अपनी भाषा लाए तो कुछ एक शब्द हैं जो मिक्स होने लगे हमारे। किस तरह से मिक्स होने लगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या है, ये है बाल। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो अपने साथ बॉल लेके आए, बॉल। अब हमने बॉल लिखना था पर हमारे पास उसे लिखने के लिए कोई वर्ड नहीं था प्रॉपर, तो हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन किया आगत का।
तो ये बन गया आपका बॉल। तो यही है आपका आगत। इनका आगमन कब क्यों हुआ? जब विदेशी भाषाएं भारत में आई और उनके शब्दों को हमने इस्तेमाल करना था। तो जैसे कि कॉलेज, हम कॉलेज नहीं कहते, हम कॉलेज कहते हैं, उसके लिए भी हम आगत का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ ये है आपका काफ़ी लेकिन मुझे चाहिए कॉफ़ी, तो इसमें आपका इस्तेमाल जो होता है वो होता है आगत का। उसी तरह है आपका नुक्ता, जो आपकी अरबी फारसी आई उसके साथ साथ हमने नुक्ता लाया। क्यों लाया? हमने लिखना था, हम लिखते थे पहले, हम लिखते थे जर्रा, इसका मतलब होता है थोड़ा, लेकिन वो अपने साथ एक शब्द लाए जर्रा, जर्रा, तो उसका अर्थ होता है बुढ़ापा। तो अब जर्रा का जर्रा करने के लिए हम अलग से कोई वर्ण नहीं लाए, हम नुक्ता ले आए, हम ले आए नुक्ता। तो ये नुक्ता किसके साथ इस्तेमाल होता है? ये होता है क ख ग ज और फ। नुक्ता किसके साथ इस्तेमाल होता है? ये होता है क ख ग ज और फ के साथ, फ के साथ। देखिए मैंने ज और फ के नीचे बिंदी लगाई, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि क ख ग के साथ नुक्ता का लगाना कंपलसरी नहीं है, पर जहां हालांकि आवाज आ रही हो आपकी नुक्ता की, लेकिन लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ज और फ के साथ आपको नुक्ता लगाना कंपलसरी होता है। और उसके बाद आता है आपका अनुस्वार और अनुनासिक। देखिए अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार होते हैं आपकी ये बिंदी, बिंदी, और अनुनासिक होते हैं आपके जो ये चांद बनाते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। अनुस्वार यह नाक से बोली जाने वाली आवाज है, जो कि पंक्ति के ऊपर बिंदु लगा के हम प्रकट करते हैं। और अनुनासिक जो होते हैं, अनुस्वार मैंने कहा कि नाक से बोली जाने वाली आवाज है, जबकि अनुनासिक में मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु निकलती है। इसमें से जो सवाल आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके अनुस्वार से। जो सवाल आते हैं वो अनुस्वार से पूछे जाते हैं। किस तरह का सवाल मैंने देखा पूछा जाता है? आपको पूछा जाता है कि कंठ, कंठ में जो ये अनुस्वार है इसको हटा दीजिए तो इसकी जगह कौन सा वर्ण आएगा। तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, इसमें मुझे आपको बताना पड़ेगा कि अनुस्वार कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कि और अलावों में कैसे यूज होता है, स्पर्श व्यंजनों में किस तरह से यूज होता है, या फिर कई बार ये अनुनासिक की जगह ही यूज कर लेते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए जैसे कि आप मैं कैसे लिखते हैं? मैं ऐसे बिंदी लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए जो आवाज आती है वो अनुनासिक की आती है। मैं वैसे होना चाहिए था ऐसे, पर यहाँ पे एक ही वर्ण के ऊपर इतना सब कुछ हौच पौच हो गया, तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल बिंदी का, हालांकि आवाज आ रही है अनुनासिक की। तो इस पर कभी बीच में टाइम लगेगा तो मैं अलग से वीडियो इस पर बना दूंगी अनुसार अनुनासिक में, एक छोटा सा 5 मिनट का। तो फिलहाल तो अभी इसी तरह का सवाल आता है कि आपको कि कंठ जो है आपका, कि कंठ को आप किस तरह लिखते हैं, कंठ को किस तरह लिखते हैं आप, कंठ को इस बिंदी को हटाना हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देती हूँ। देखिए ये बिंदी लगी है आपकी, उसके अगला जो वर्ण है, अगला जो वर्ण है उसका पंचमाक्षर यूज करना है आपने। जैसे ये ठ है तो ट ठ ड ढ ण, इस तरह लिखा जाएगा आपका कंठ। या फिर मैं आपको और एग्जांपल अगर दूं तो और एग्जांपल होंगे आपके और एग्जांपल हो सकते हैं आपके, मैंने कहा आपसे दंत, तो दंत कैसे लिखते हैं? हम इस तरह से दंत लिखते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है बीच में क्या आएगा तो त थ द ध न, द न त दंत। अगर मैंने कहा आपसे शंख, शंख को आपको आएगा कि शंख का अगर हम ये अनुस्वार हटा दे तो बीच में क्या आएगा? तो क ख ग घ ण। तो इस तरह से इसको किया जाता है। बाकी डिटेल में हम इसको किसी और वीडियो में करेंगे। उसके बाद आता है आपका बलाघात। बलाघात क्या होता है? देखिए बलाघात से भी आपका जीबीटी में लास्ट ईयर ही सवाल आया हुआ है। बलाघात होता है कि किसी भी शब्द के जो सभी वर्ण होते हैं वो समान बल से नहीं बोले जाते हैं, तो किसी वर्ण पर हम अधिक बल देते हैं, या फिर अगर कोई वाक्य है तो उस वाक्य में हम किसी पर्टिकुलर शब्द पर जो है बल देते हैं, वही होता है आपका बलाघात। तो जो एग्जाम में जेबीटी में पेपर आया था तो उसमें लिखा था कि राम ने रावण को मारा, अगर इसमें रावण बलाघात है तो क्या मतलब है इसका? तो उसका मतलब हुआ कि रावण को ही मारा, किसी और को नहीं मारा। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि श्याम खा रहा है, श्याम खा रहा है, और श्याम को अगर अंडरलाइन किया गया है तो बलाघात का मतलब क्या हुआ? यानी कि श्याम ही खा रहा है, कोई और नहीं खा रहा। हो सकता है आपको पूछा जाए कि ये जो मोर है इसमें बलाघात बताइए, बलाघात किस पे? तो हम कह रहे हैं मोर, मोर। ज्यादा आवाज किसकी आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है ज्यादा इसमें ओ की, तो ओ है इसमें स्वराघात। अगर आपको पूछा जाए कि राजन लिखा मैंने लिखा राजन में स्वराघात क्या है? तो राजन, रा रा। देखिए स्वराघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात अलग अलग तरह के होते हैं। तो आपने शॉर्ट ट्रिक में यही याद रखना है कि स्ट्रेस किस स्वर पे या अक्षर पे या शब्द पे या वाक्य पे, किस चीज पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो दफा हो जाओ यहाँ से, तो यहाँ पे देखा जाए तो किस पे स्ट्रेस पड़ा है? यहाँ पे पड़ा है दफा हो जाओ यहाँ से, तो दफा हो जाओ, दफा हो जाओ पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है, वही है आपका बलाघात। तो अनुतान क्या है? अनुतान है जब आप एक ही शब्द को अलग अलग लहजे में कहते हैं। जैसे कि आप 3 इडियट्स का वो डायलॉग अगर आपको याद हो कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो अलग अलग लहजे में जब आप एक ही शब्द को कहते हैं तो वो होता है आपका अनुतान। तो ये था वर्णमाला से संबंधित हमारा आज का टॉपिक। हालांकि काफ़ी लंबा हो गया ये टॉपिक, बट इसमें हमने लगभग कंप्लीट वर्णमाला आपकी कर दी है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई सवाल आपका छूटा होगा। तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो आप वर्णमाला से आने वाले सभी सवालों को आराम से कर सकते हैं।
अगर मैंने इसमें से कोई सवाल डिस्कस नहीं भी किया होगा, अगर आपको इतनी वर्णमाला आती है तो ये बहुत है, मोर देन इनफ है। आपको वर्णमाला से अगर कोई भी सवाल आता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। बहुत मेहनत से हम वीडियो बना के लाते हैं आपके लिए, और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो जब तक अगले वीडियो के साथ आते हैं तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।